हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं संशोधित वक्फ विधेयक जो कि अब अधिनियम बन चुका है, चूँकि आज ही द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसे अपनी मंजूरी, जिसको अंग्रेजी में एसेंट कहते हैं, प्रदान कर दिया है। यानी इस पर सिग्नेचर कर दिया है इसके पक्ष में। और इस प्रकार से राष्ट्रपति भवन से यह एक प्रेस कम्युनिके भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति ने संशोधित वक्फ विधेयक को अपनी अनुमति दे दिया है और विधेयक से यह अधिनियम बन चुका है। इसीलिए हम लोग दोनों का प्रयोग करेंगे, विधेयक का भी प्रयोग करेंगे। मुख्य तो विधेयक ही है, क्योंकि जिस रूप में पारित हुआ राष्ट्रपति ने उसी रूप में उसका सिग्नेचर भी किया। राष्ट्रपति ने कोई पुनर्विचार के लिए तो इसको रिटर्न नहीं किया। तो इसमें 1995 के वक्फ अधिनियम या उसके पहले के वक्फ अधिनियम में क्या संशोधन किया गया है और राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दिया है, क्या उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और चुनौती किस आधार पर दी जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगा या इस पर विचार विमर्श करेगा? तो इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दूसरे शब्दों में आज हम लोग वक्फ 1995-2024 का जो ये वक्फ अधिनियम बना है या वक्फ विधेयक के रूप में जब संसद ने इसे पारित किया, तो ये 2024 अगस्त में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। उसके बाद तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया गया था। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखेंगे संक्षेप में। चूँकि इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन संक्षेप में इस पर चर्चा ज़रूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रस्तावित विधेयक है, जो कि वक्फ संशोधित विधेयक 2024-25 के रूप में पारित हुआ अभी संसद के द्वारा, और जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान कर दिया, यानी अभी अधिनियम बन गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले प्रमुख अधिनियम के रूप में अंग्रेजों के समय यह 1894 में पारित हुआ था। यह वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे पारित किया था। फिर 1913 में केवल इसको पुख्ता किया गया, यानी इसका वैलिडेशन किया गया। फिर 1923 में आया। 1923 में इसके प्रबंधन को लेकर के तमाम बातें की गई और 1923 में इसे पारित भी कर दिया। उसके बाद से तमाम, जैसे उड़ीसा ने, बिहार ने, तमाम राज्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपने अपने राज्य में पारित किया। चूँकि ये इसको कॉन्करेंट विषय की तरह से ट्रीट किया गया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद इसमें इस संबंध में, इस दिशा में पहला कानून 1954 में बना। 1954 में बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। वक्फ अधिनियम 1954 कहा गया। अब आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, जब 1995 में वक्फ अधिनियम आया तो क्यों ये संशोधित अधिनियम नहीं था? क्यों इसे कहा जाता वक्फ अधिनियम 1995? इसलिए 1954 के इस अधिनियम को उसने रद्द कर दिया था। और इसकी सारी प्रमुख बातें, इसमें दो प्रमुख बातें थीं। पहली बात तो ये है कि इसमें राज्य स्तर पर प्रबंध के लिए वक्फ बोर्ड और केंद्र स्तर पर प्रबंध के लिए काउंसिल की बात कही गई थी। और इसमें अलाल औलाद यानी परिवार चाहे तो ये डोनेट कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई परिवार किसी संपत्ति का प्रबंध कर रहा है तो वह उसे डोनेट कर सकता है वक्फ बोर्ड को राज्य में। तो ये दो प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद 1995 का अधिनियम आया है। 1995 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय में ये आया। उन्होंने इसमें जो संशोधन किया उसमें सबसे प्रमुख बात ये थी, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण जो 1954 में नहीं बना था,
उसका गठन कर दिया, उसे सिविल कोर्ट के सभी पावर दे दिए और उसमें यह व्यवस्था कर दी कि ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध आप ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में 1997 में जो एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और 1978 में राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किया था मनेका गांधी केस में, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें मिर्जा हमीदुल्लाह बेग चीफ जस्टिस थे और जो अन्य जज थे उसमें वाई चौहान भी वाई चंद्रचूड़ जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी थे और वो भी थे, जस्टिस पी.एन. भगवती भी थे, जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर भी थे और 2-3 अन्य जज, यानी कुल मिलाकर के 7 जजों की ये संविधान पीठ थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला सुनाया था। इस मामले में तमाम बातें कही गई थी, उनके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बहरहाल किसी भी मंच पर अपनी बात कहने का पूरा हक है हर व्यक्ति को। ये संविधान का एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर भी है और जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी, यानी संविधान में अंतर्निहित भी है और सुप्रीम कोर्ट भी इसे मानता है। इस तरह की व्यवस्था की गई। जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन इज पार्ट ऑफ अ नेचुरल जस्टिस, वह नैसर्गिक न्याय का एक हिस्सा है। इस प्रकार से मनेका गांधी केस में ये व्यवस्था की गई। अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो वर्तमान विधेयक पारित हुआ है, इस वर्तमान विधेयक ने न केवल 1995 के अधिनियम को संशोधित किया है, बल्कि 2013 में सेक्शन 40 यानी धारा 40 वक्फ संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 40, जिसमें किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल ये घोषित कर देता है कि ये वक्फ की जागीर है, वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ का मतलब क्या होता है? ईश्वर को, यानी अल्लाह को दी गई, दान में दी गई वस्तु या संपत्ति। तो ये वास्तव में ये किस लिए, कुरान में इसका जिक्र नहीं है स्पष्ट रूप से, ये बाद की व्यवस्था और ये अच्छी व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में जन कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो गरीब मुस्लिम हैं या जो गरीब लोग हैं, हालांकि आरिफ मोहम्मद खान जो कि जो केरला से बिहार के गवर्नर होकर के आए हैं, उनका कहना है कि भाई वो तो बहुत ज़बरदस्त कुरान के जानकार हैं। उनका कहना है कि कुरान में जो बात कही गई है उसके हिसाब से गैर मुस्लिम अगर गरीब है तो उसकी भी मदद की व्यवस्था इसे वक्फ की संपत्ति से की जा सकती है। दूसरे शब्दों में जो वक्फ की संपत्ति है उससे मिलने वाली आय जो है वो गरीबों के हक में इस्तेमाल की जानी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि गरीबों के लिए इसका इस्तेमाल, गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा था। बात करके लोग मुसलमानों की जाए, मुसलमानों में तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इस्तेमाल कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल बन गए जो कि गरीबों की मदद के लिए थे। इन ज़मीनों पर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। और वे वास्तव में जो अशरफ हैं उनके लिए नहीं, जो पसमानदा मुसलमान हैं जिनमें गरीबी ज़्यादा है, 73% पसमानदा मुसलमानों के लाभ की बात कर रहे हैं ये लोग। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग बहरहाल जिस व्यवस्था के तहत चर्चा करने बैठे हैं वो 1995 का संशोधित अधिनियम है, जो 2013 में संशोधित तो किया गया एनक्रोचमेंट को परिभाषित करने के लिए और सेक्शन 40 जोड़ देने के लिए। लेकिन सेक्शन 40 वास्तव में एक तरफा व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में वक्फ जिस संपत्ति को चाहे उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। इसके लिए उसको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई दस्तावेजी एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पूरी तरह से मनमानापन है। इसी को बीजेपी का कहना है कि हमने समाप्त किया है। अब 1995 का जो अधिनियम है, वक्फ अधिनियम है, उसमें भी जो ट्रिब्यूनल की व्यवस्था थी
उसके खिलाफ अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। यानी जो एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अपील कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि केवल अपील ही नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिसके पास राजस्व की पूरी जानकारी रहती है, सर्वेयर नियुक्त किया गया है। भाई किसी भी संपत्ति को अगर आप वक्फ की संपत्ति घोषित करते हैं तो पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके पक्ष में साक्ष्य दीजिए। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले ये व्यवस्था थी कि भाई ऐसा है कि संपत्ति को घोषित आपने करना है, कर दिया, लेकिन अब जिसकी संपत्ति जा रही है उसको ये प्रूव करना है कि ये संपत्ति उसकी है, आपकी नहीं है। और वह भी अपील केवल ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती थी, अधिकरण में ही की जा सकती थी। तो बीजेपी ने कहा कि भाई नहीं, हम इसको बदलेंगे, और इस प्रकार से उसने हाई कोर्ट में अपील करने की व्यवस्था की। भले ही यह सिविल वाद है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील करने की व्यवस्था किया। हालांकि इसमें एक नेगेटिव जो बीजेपी के कई सदस्यों का मानना था कि भाई इसको पिछले प्रभाव से लागू किया जाए। दीवानी वाद पिछले प्रभाव से लागू किया ही जा सकता है। इसमें 20(1) की बात, अनुच्छेद 20(1) की बात तो आती नहीं है। भाई पिछले प्रभाव से कानून बनाकर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आपराधिक मामलों में लागू होता है, दीवानी मामलों में लागू होता नहीं है। ये तो प्योरली दीवानी मामला है, ये कत्ल, बलवा, अपहरण आदि से संबंधित तो है नहीं। तो इस प्रकार से संपत्ति की जहाँ तक बात है, संपत्ति अधिग्रहण का, तो ये जब कानून बना है उसके बाद ही ये प्रभावी होगा, उसके बाद के संपत्तियों पर ही ये लागू होगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें कलेक्टर को सर्वेयर बनाया गया। पहले क्या था? पहले मुसलमान यानी मुतवल्ली को जो प्रशासन सौंपा गया था, या तो वो खुद सर्वेयर का काम करेगा या ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि वो सर्वेयर का काम करेगा, या बोर्ड नियुक्त करेगा या परिषद नियुक्त करेगी, वही सर्वेयर का काम करेगा, वो मुसलमान ही होगा। जाहिर है कि फैसला जिसकी संपत्ति गई है डिस्पोजिस्ट के पक्ष में नहीं आनी थी। बीजेपी का दावा है कि भाई इससे डिस्पोजिस्ट के पक्ष में हो सकता है कि फैसला आवे, चूँकि वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सवाल ये है कि यहाँ क्या अब असदुद्दीन ओवैसी तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं कि भाई वो पार्लियामेंट में भले ही हार गए बहुमत के आगे, लेकिन इस विधेयक को चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर है राष्ट्रपति के साइन कर देने के पहले तो ये एक्ट ही नहीं बना था, और भारत सरकार जब तक गजट में प्रकाशित नहीं होगी तब तक ये प्रभावी नहीं होगा, यानी लागू नहीं होगा। भारत सरकार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट, असाधारण गजट में इसका प्रकाशन करना होगा, राजपत्र में इसका प्रकाशन करना होगा, तभी जा करके लागू होगा। लागू होगा तभी सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 की बात आएगी। रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजन के प्रैक्टिस के लिए संपत्ति को, चल अचल संपत्ति को अर्जित करने की बात आएगी, जो अनुच्छेद 26 में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 25 में जो बात कही गई है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए कही गई है, जिसमें एक समुदाय के लोग होने चाहिए और वो एक खास फेथ को प्रैक्टिस करते हो। लेकिन इसमें इसके बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम को भी अपॉइंट करने की व्यवस्था है, 2 महिलाओं के साथ साथ। दूसरे शब्दों में राज्य स्तर पर जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 2 गैर मुस्लिम भी होंगे, या परिषद पर भी लागू होगा जो केंद्र में नई दिल्ली में स्थित होगा, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल पर भी लागू होगा, और स्टेट वक्फ बोर्ड पर भी लागू होगा। तो गैर मुस्लिम या 2 महिलाएं तो मुस्लिम समाज से ही होंगी, लेकिन जो गैर मुस्लिम होंगे उनकी वजह से ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये वो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समुदाय के सभी लोग हों और वो सभी लोग एक ही फेथ को प्रैक्टिस करते हों, तो इसके अंतर्गत ये आएगा नहीं। इसलिए अनुच्छेद 25 वैसे भी सब्जेक्ट टू मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर यह है, तो इससे पब्लिक ऑर्डर भंग होता है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर नहीं करेगा, यानी लोक व्यवस्था तो भंग होती ही है। दूसरे शब्दों में जो जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया, इससे इस विधेयक का विरोध जो है, विरोध करने का अधिकार तो सबको है लोकतंत्र में, लेकिन हिंसात्मक विरोध का अधिकार किसी को भी नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। कुछ लोगों ने इस पर हिंसा भी किया इस विधेयक को पारित कराने के विरोध में,
तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा सकती है। रही बात 26 में धर्म को प्रमोट करने की बात, तो 26 में उसके लिए चल अचल संपत्ति को अर्जित करने की बात कही गई है, लेकिन वो वहाँ भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है जो किसी खास धर्म को प्रैक्टिस करता है। तो दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जब रिलीजियस डिनोमिनेशन के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, तो 26 का सवाल कहाँ से खड़ा होता है। इसका मतलब इसे सुप्रीम कोर्ट में फर्जी चैलेंज करने चले गए हैं लोग, जैसे कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, जैसे AIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, कुछ और लोग हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन वास्तव में ये परसेप्शन का बैटल है, ये दिखाने की कोशिश है विरोधी दलों द्वारा कि भाई वो सरकार का विरोध करते हैं और इस मामले में वो सरकार के साथ नहीं है। दूसरे शब्दों में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वो हो सकता है इस तरह की खुराफात कर रहे हों, या परसेप्शन क्रिएट करने के लिए भाई हम लोग बैटल को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। देखना है सुप्रीम कोर्ट अब क्या करता है। तो क्या यह अधिनियम बन भी गया है, हालांकि अभी इसे लागू करने का गजट प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं। अब तो जब प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कर दिया है, हो सकता है नरेंद्र मोदी जो पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए रामेश्वरम में हैं और रामेश्वरम में रोड शो भी कर रहे हैं, तो वहाँ से लौटने के बाद आज वो लौट ही आएंगे नई दिल्ली, तो हो सकता है उस समय ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में प्रकाशित हो और इसे लागू कर दिया जाए। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।